सबसे पहला क्वेश्चन, मीन ऑफ 6, 8, 10, 12, 7, 25 और 4। क्या करोगे? हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। कितना आ रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे? 8। सम कितना आ रहा है? 72/8, 9 होगा। फर्स्ट केस का आंसर 9। सेकेंड क्वेश्चन, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 12। मीन दे दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है, तो क्या हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं क्या? हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। मीन कितना दिया है? समेशन एक्स दिया है क्या? नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 9। 12 इंटू 9, तो समेशन एक्स कितना आएगा? क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आंसर क्या होगा? 108। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if mean of 3, 10, 12, 8, x minus 2 and 7 is 8। पहले तो गिनो कितने ऑब्जर्वेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। x माइनस 2 पूरा एक ही ऑब्जर्वेशन है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7। इन सब का अगर सम करोगे, 3 + 10, 13 + 12, 25, 25 + 8, 33। x को छोड़ दो, x को छोड़ दो, -2 करोगे, 33 - 2, 31, 31 + 7, ये वाला x और ये वाला x कितना होगा? तो सम कितना आ गया? 38 + 2x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 8 के साथ 7। ये हो गया मीन का फॉर्मूला, और उन्होंने मीन कितना दिया है, तो इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा बराबर। 7 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो 38 + 2x इक्वल टू 8 × 7, 56। 38 वहां जाएगा, 2x इक्वल टू 56 - 38, 18। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? उन्होंने x का वैल्यू पूछा है, तो आंसर क्या होगा? इसका सॉल्यूशन लिख लो फटाफट। इजी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते मत बैठना, इसका सॉल्यूशन लिखो फटाफट। हम्म। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मीन ऑफ 40 नंबर्स इज 37.5। 40 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन 37.5, तो 40 × 37.5 करोगे तो क्या मिलेगा? सम होगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? कितना आ रहा है? 1000। इफ वन ऑफ दिस नंबर्स इज टेकन एज 53 इंस्टेड ऑफ, जब हम लोग सम कर रहे थे 1500 का, जब सम आया था, हमसे एक गलती हुई। क्या गलती हुई? गलती से हमने क्या लिया? 53। लेना क्या चाहिए था? 53 गलत ऑब्जर्वेशन है, 35 करेक्ट करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे? -53। तो एक्चुअल में सम कितना आना चाहिए? कितना? 1482 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो गए कि उतने ही रहेंगे? कितने थे पहले? तो करेक्ट मीन कितना आ रहा है? 37.05। क्लियर है? गलत वाला ऑब्जर्वेशन माइनस करना है, सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करना है। बस इसमें एक और तुम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा गलत ऑब्जर्वेशन कितना है? 53। सही ऑब्जर्वेशन कितना है? मतलब तुमने 18 ज्यादा ले लिया था, तुमने 53 लिया था, लेना कितना चाहिए था? तुमने 18 ज्यादा लिया था बराबर। मतलब तुम्हारा मीन बढ़ गया होगा, तो एक्चुअल मीन कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? मतलब हमारा जो भी आंसर है ओरिजिनल आंसर से कम होना चाहिए बराबर। अब डिफरेंस कितने का था? 18। 18/40 करो, 0 पॉइंट। ये जो भी फैक्टर है तुम ओरिजिनल मीन में ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मीन कम होना चाहिए। तो 37.5 - 0.45, 37.05। बट पहले वाले मेथड से करोगे तो भी कुछ नहीं, 5-10 सेकंड का फर्क पड़ेगा। इसमें फालतू में गलती करोगे, प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ कर दोगे। बेटर है गलत वाला ऑब्जर्वेशन हटाओ, सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करो।
करेक्ट वाला सम आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे, करेक्ट वाला मीन आ जाएगा। ये जो करेक्शन वाले क्वेश्चन है ये एकदम ठीक से करने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहाँ पे करेक्ट मीन कर रहे हैं हम लोग, बराबर, मीन में करेक्शन कर रहे हैं। जब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का करेक्शन करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में मीन आता है क्या, तो उसमें पहले मीन करेक्ट करना पड़ता है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन करेक्ट करना पड़ता है, बराबर। जब हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे, कोरिलेशन में आर का जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, एन इंटू समेशन एक्स वाई वो सब होता है, उसमें भी समेशन एक्स समेशन वाई आता है। तो वहां पे भी पहले ये टाइप का करेक्शन करना पड़ता है, फिर आगे की करेक्शन। तो करेक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे समझो, स्टेप बाय स्टेप ही, पहले मीन का करेक्शन, वही मीन का करेक्शन अप्लाई होगा स्टैंडर्ड डिविएशन के करेक्शन में, वही करेक्शन आगे भी अप्लाई होगा, बराबर। तो हमें क्या करना है, हमेशा पहले तो गलत वाला सम निकाल लो, जो भी इनकरेक्ट सम था ये निकालो, फिर इसमें करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के लिए गलत वाले ऑब्जर्वेशंस हटाते रहो, सही वाले ऑब्जर्वेशंस ऐड करते रहो, तो तुम्हारा सही वाला सम आ जाएगा। सही वाले सम को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बराबर। इसमें कभी कभी वो थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज टू बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज टू बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड, मतलब जो तुमसे गलती हुई है उसको पूरा ही हटा दो, मतलब 53 को तो हटाना पड़ेगा, पर उसमें वापस 35 ऐड करेंगे क्या, नहीं। अगर उन्होंने एक्सक्लूड करने बोला है, मतलब तुमसे जो गलती हुई है उसको पूरा ही हटा दो, वापस 35 को ऐड ही मत करो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1500 माइनस 53 कितना आएगा, 14। अब हमने 35 को वापस ऐड किया क्या, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 बचे कि 39 बचे, तो इस केस में डिवाइड बाय क्या करोगे, 39, तो आंसर क्या आएगा, बराबर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का ट्रीटमेंट क्या करने बोला है। अगर कुछ भी नहीं बोला है, जैसे ये क्वेश्चन में कुछ बोला था क्या, नहीं, मतलब बेसिक लॉजिक, जो भी गलत वाला है उसको हटाओ, सही वाले को जोड़ो। बट अगर उन्होंने बोला रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को कंप्लीटली एक्सक्लूड करो, मतलब तुमको गलत वाला तो हटाना है बट उसमें सही वाला वापस ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं, जो गलती हुई उसको एक्सक्लूड कर दो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज ऑफ 40 बॉयज इज 25, 40 बॉयज है उनका एवरेज कितना है 25, एवरेज मार्क्स ऑफ 30 गर्ल्स इज 30, देन फाइंड द कंबाइंड एवरेज। क्या निकालना है, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 इंटू एक्स वन बार, n1 कितना है 40, x1 बार कितना है 25, तो 40 इंटू 25 कितना आ रहा है 1000, प्लस n2 इंटू x2 बार 30 इंटू 30 कितना, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। पहले वाले बॉयज मतलब पहले वाले ग्रुप में कितने बॉयज है, n1 40 है, गर्ल्स कितने 30, तो n1 प्लस n2 70, कितना आ रहा है 27.14। कौन सा ऑप्शन, तुम्हारा आंसर क्या है 27.14। ऐसे केस में क्या टिक करोगे, बी की डी, क्यों बी, 0.5 से डिफरेंस कम है इसलिए ये करोगे ऐसा। देखो सुनो एक मिनट, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास कि तुम्हारा आंसर 27.14 है और क्वेश्चन में आंसर 27.1 दिया है, लॉजिकली तुमने क्या करना चाहिए ये सोचो पहले। तुमको थियोरेटिकली क्या है वो छोड़ दो, हम लोग बोलते हैं कि राउंड ऑफ करना है या फिर उसको सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन लेना है। एवरेज में अगर मैं 0.5 का भी फर्क दे दूं और मेरे पास अगर 70-80 ऑब्जर्वेशन है तो टोटल में कितने का फर्क पड़ेगा। एवरेज अगर 0.5 से हटा दो और टोटल मान लो 70 ऑब्जर्वेशन है, 70 इंटू 0.5 कितना होगा 35 का फर्क पड़ेगा, बराबर। तो अगर ऐसे केस में तुम्हारे पास एवरेज में डिफरेंस, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, तुम्हारा आंसर 27.14 आया और ऑप्शन में क्लोजेस्ट 27.1 है, अगर तुम्हारा डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है तो उस केस में राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, उस केस में क्लोजेस्ट ऑप्शन के पास नहीं जाना, उस केस में नन ऑफ दिस करना। यहाँ पे हमारे इसमें डिफरेंस कितने का है 27.1 और 27.14 में डिफरेंस कितना है 0.0, 0.04, बराबर। हमारा डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है कि 0.5 से कम है, ऐसे केस में क्लोजेस्ट ऑप्शन टिक करोगे तो ठीक है। बट अगर मान लो तुम्हारे मीन में डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 70, और मीन आ रहा है 0.5 के डिफरेंस से ज्यादा, 70 इंटू 0.5 करोगे मतलब समेशन में 35 का डिफरेंस, 35 बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उस केस में नन ऑफ दिस टिक करना है। यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे बी, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है 27.1। तो इसका सोल्यूशन लिखो, उसके नीचे एक सिर्फ नोट लिखना, एक्चुअल आंसर इज 27.14, actual answer it's 27.14,
and the nearest option is 27.1. Nearest option it's 27.1. The difference is only 0.04. The difference is only 0.04. Hence, select nearest option. Hence, select nearest option. Therefore, correct answer option B. इंस्टीट्यूट के एग्जाम में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इतना वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते. वो ऑप्शंस ऐसे देंगे कि या तो चारों के चार ऑप्शन कुछ ना कुछ देंगे, और अगर वो नन ऑफ दिस दे रहे तो नियरेस्ट ऑप्शन यूजुअली वो देते नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. In the half yearly examination of class 9 of a school, the mean marks scored by the boys is 52 and mean marks scored by the girls is 48. Boys का एवरेज दे दिया है, गर्ल्स का एवरेज दे दिया है. If on the whole the mean marks of the class is 50.5. 50.5 क्या है? कंबाइंड एवरेज. एक ग्रुप का एवरेज दिया है, दूसरे ग्रुप का एवरेज दिया है, कंबाइंड एवरेज दिया है. मतलब बटरफ्लाई मेथड. हमको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स. तो पहले हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स करेंगे. बॉयज का एवरेज कितना था? 52. गर्ल्स का एवरेज सेंटर में कंबाइंड एवरेज 50.5. 52 और 50.5 में डिफरेंस कितने का है? 48 और 50.5 में डिफरेंस कितने का है? तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होना चाहिए? 2.5 अपॉन 1.5, मतलब 25 अपॉन 15. 5 इंटू 5, 5 इंटू 3. तो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होना चाहिए? 5:3. बराबर. अब क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि उन्होंने रेशियो पूछते हैं बॉयज इज टू गर्ल्स पूछा है कि गर्ल्स इज टू बॉयज पूछा है. अगर बॉयज इज टू गर्ल्स पूछा है तो 5:3. अगर गर्ल्स टू बॉयज पूछा होता तो 3:5. यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो आंसर क्या होगा? 5:3, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 7. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन एट 60, 67. ठीक है, 9 लोगों के मार्क्स दे दिए. व्हेन मीन वाज कैलकुलेटेड इट वाज फाउंड टू बी 59. इन सबका मीन उन्होंने कैलकुलेट कर दिया. तुम क्रॉस चेक करते मत बैठना क्वेश्चन सही की गलत है. 59 दे दिया, दे दिया. आगे क्या बोला है? ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय, देन द न्यू मीन इज इंक्रीज बाय 3. मतलब ये क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन. अब ये ध्यान से सुनो एक मिनट. दो चीजें होती है, चेंज ऑफ ओरिजिन, दूसरा चेंज ऑफ स्केल. चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन. चेंज ऑफ स्केल मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी है, मतलब मीन, पार्टीशन वैल्यू या मोड, उन सबको ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, उन सबको स्केल से भी फर्क पड़ता है. मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का भी इफेक्ट देना पड़ेगा, चेंज ऑफ स्केल का भी इफेक्ट देना पड़ेगा. बट डिस्पर्शन में जो जो है उनको चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? उनको सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? चेंज ऑफ स्केल से. तो याद रखते वक्त वैसे ही रखना. सेंट्रल टेंडेंसी को दोनों से फर्क पड़ता है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में दोनों का इफेक्ट देना है, और डिस्पर्शन में सिर्फ और सिर्फ स्केल का इफेक्ट देना. तो अगर वैसे याद रखोगे सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है? मीन, पार्टीशन वैल्यूज, मोड. इन तीनों में दोनों का इफेक्ट देना पड़ेगा. डिस्पर्शन में क्या क्या आता है? रेंज, एमडी, क्यूडी, एसडी. अगर उन चारों का क्वेश्चन है, डिस्पर्शन का क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ किसका इफेक्ट दोगे? स्केल का. अब यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन अगर 3 से इंक्रीज हुआ है मतलब ये ओरिजिन का इफेक्ट है, और मीन सेंट्रल टेंडेंसी में आता है तो इसमें ओरिजिन का इफेक्ट देना पड़ेगा. पहले अगर मीन 59 था, हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से इंक्रीज होगा तो 59 + 3 आंसर क्या होगा? 62. बराबर. अगर यहाँ पे उन्होंने मीन की जगह पे मान लो स्टैंडर्ड डिवीजन बोला था कि स्टैंडर्ड डिवीजन 59 आएगा नहीं इसका, बट मान लो स्टैंडर्ड डिवीजन 59 दिया है और हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से इंक्रीज हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? स्केल से. क्वेश्चन नंबर 8. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन. अच्छा, सेम है, वापस मीन 59 है. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज, ये क्या है? चेंज ऑफ, क्या इसका इफेक्ट देना पड़ेगा? क्योंकि मीन है तो इफेक्ट देना पड़ेगा. 59 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? तो नया मीन कितना होगा? 19.66. क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. कौन से टाइप का डेटा ये? अनग्रुप्ड. अनग्रुप में मीन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ. एफ इंटू एक्स 6 इंटू 5 30 एम प्लस में, 8 इंटू 7 56 एम प्लस में, 13 इंटू 8 104 एम प्लस में, 9 इंटू 6 54 एम प्लस में, 7 इंटू 4 28 एम प्लस में. एमआरसी करके टोटल कितना आ रहा है? 270
2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 12 20 26 30, तो डिवाइड बाय 30 करो, कितना आ रहा है 9.06 बराबर। सबका आ रहा है कैलकुलेशन? हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत लिखो, मतलब जो क्वेश्चन तुमको पता है, तुम कैलसी पे कर पा रहे हो, उसका सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग। डेटा कौन से टाइप का है? अनग्रुप में भी कौन सा? एक्सक्लूसिव, सॉरी अनग्रुप नहीं, क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो क्या? ग्रुप्ड, ग्रुप में भी कौन सा टाइप है ये? एक्सक्लूसिव। बट मीन के केस में फर्क पड़ता है कि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, कुछ सोचना नहीं, क्या करना है, मिड पॉइंट 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 इंटू 5 25 एम प्लस में, 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 इंटू 7 105 एम प्लस में, 20 से 30 का मिड पॉइंट 25 25 इंटू 8 200 एम प्लस में, 30 से 40 का मिड पॉइंट 35 इंटू 6 एम प्लस में, 45 इंटू 4 एम प्लस में। एमआरसी करके बताओ कितना आ रहा है 720। तो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 प्लस 7 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 6 और ये 30, कितना आ रहा है 24 बराबर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ डिविजन्स ऑफ द डेटा 4 5 7 9 एंड 15 फ्रॉम देयर। कैलकुलेट करोगे कि डायरेक्टली आंसर जीरो। डेविएशंस का सम अगर मीन से लोगे तो आंसर हमेशा क्या होगा जीरो, तो इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन सी जीरो। क्वेश्चन नंबर 12, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 30। 10 ऑब्जर्वेशन उनका मीन 30, तो टोटल कितना होगा 300, क्योंकि हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना है 30, एन कितना है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन एक्स कितना आ जाएगा 300। इफ टू ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12, गलती से क्या लिया है 32 और 12, गलत वाला क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, तो -32 -12। एक्चुअल में क्या लेना चाहिए था 23 और 11, तो +23 +11, तो नया वाला सम कितना आ रहा है, क्या ये करेक्ट सम है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुए कि उतने ही है? उतने ही है। दो ऑब्जर्वेशन हटा दिए, नए वाले दो ऑब्जर्वेशन लेके आ गए, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 10, तो आंसर कितना आ रहा है 29। एक भी ऑप्शन नहीं, तो उसमें लिख दो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये तुमने सही किया ना कैलकुलेशन, आंसर आएगा 29, उसमें लिख दो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। हो गया। अब वापस एक बार वो शॉर्टकट सुन लो। गलत वाले ऑब्जर्वेशन कौन से 32 और 12, 32 और 12 कितना है, मतलब तुमने गलती से 44 ले लिया था, बट लेना कितना चाहिए था, मतलब तुमने 10 ज्यादा लिया था, मतलब मीन ज्यादा आया था, तो एक्चुअल में मीन कम आना चाहिए। अब कितने से कम आना चाहिए वो हमको ढूंढना है। इसमें डिफरेंस कितने का है 10 का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 10/10, तो मीन कितने से कम होना चाहिए एक से, तो ओरिजिनल मीन कितना था 30, कितने से कम करोगे एक से, तो आंसर क्या आएगा 29। क्वेश्चन नंबर 13, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200। 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 200 है, तो टोटल कितना होगा 3000। इफ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, मतलब एक ऑब्जर्वेशन को हटाना है, मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज, अगर तुम एक ऑब्जर्वेशन हटा दोगे, पहले कितने ऑब्जर्वेशन थे 15, अब कितने ऑब्जर्वेशन बचेंगे 14, और उनका मीन कितना है, मीन 198 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 है, तो उनका टोटल कितना आएगा 198 इंटू 14 कितना 27। पहले टोटल 3000 का था, अब टोटल इतने का हो गया है। तो जो तुमने ऑब्जर्वेशन हटाया होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस लो 228। उन्होंने क्या बताया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, तो आंसर क्या होगा 228। इसका सॉल्यूशन पूरा लिखो ढंग से। सबसे पहले लिखो ओरिजिनल कितने ऑब्जर्वेशन थे 15, सम नहीं पता था, ओरिजिनल मीन कितना था 200, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15, 15 अगर यहां जाएगा तो समेशन एक्स कितना आएगा 3000, ये तुम्हारा ओरिजिनल डेटा के हिसाब से। फिर उन्होंने क्या बोला एक ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड कर दिया है, एक ऑब्जर्वेशन को अगर एक्सक्लूड किया है तो 15 की जगह पे कितने ऑब्जर्वेशन बचेंगे 14, और उसकी वजह से मीन कितना हो गया 198, तो समेशन एक्स इस बार कितना आएगा
2772, ये नया वाला समेशन है। पहले 3000 था, फिर तुमने एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया तो उसकी वजह से 2772 हो गया। मतलब जो ऑब्जर्वेशन तुमने हटाया दैट इज 3000 माइनस 2772। तो एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, 3000 माइनस 2772 कितना आ रहा है, 228 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ 25 नंबर्स द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 36। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 25। उसमें से 15 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, तो उन 15 का टोटल कितना होगा, 36 इंटू 15, 540। तो जो 15 ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल 540 है, बराबर। एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, 25 में से 15 नंबर तुमने ले लिए, बचे कितने, उन बचे हुए 10 का मीन कितना है, 26। तो बचे हुए 10 का टोटल कितना होगा, 260। ये 15 ऑब्जर्वेशन और ये 10 ऑब्जर्वेशन, क्या दोनों का इंडिविजुअल टोटल आ गया है? तो क्या हम लोग पूरे ऑब्जर्वेशन का टोटल निकाल सकते हैं क्या, 540 प्लस 260 कितना होगा? तो पूरे के पूरे 25 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना है, 800। तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल 25 ऑब्जर्वेशन। तो 800 अपॉन 25 कितना आ रहा है, 32। तो ऑप्शन बी क्लियर है। सॉल्यूशन लिख लो फटाफट। पहले 15 ऑब्जर्वेशन का टोटल, फिर 10 का टोटल, दोनों को ऐड करोगे तो पूरे 25 का टोटल, पूरे 25 का टोटल डिवाइडेड बाय 25 ऑब्जर्वेशन, तो 25 का मीन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट ए appeared फॉर 8 टेस्ट, ईच टेस्ट was marked आउट ऑफ 30। उसने कितने टेस्ट दिए, 8। हर एक टेस्ट कितने मार्क्स का था, 30 मार्क्स का। एंड ही एवरेजेस 25। उसका 8 पेपर में एवरेज कितना है, 25। तो उसका टोटल कितना होगा, 25 इंटू 8, 200। मतलब 8 के 8 टेस्ट अगर मिला लोगे तो सारे टेस्ट का मिला के स्कोर कितना है, 200। ये समझा क्या उसका? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल स्कोर इज इक्वल टू 8 टेस्ट दिए, एवरेज 25, तो 8 इंटू 25, 200। इंडिविजुअल मार्क्स अभी तक पता नहीं, बट ये पता है कि आटो टेस्ट का टोटल कितना होना चाहिए, 200। आगे क्या बोला है, हाउएवर वाइल चेकिंग, हेलो, आठ टेस्ट का टोटल कितना है, 200। आगे क्या बोला है, वाइल चेकिंग द फाइल्स ए कुड ओनली फाइंड 7 ऑफ द 8 टेस्ट। 8 में से उसको कितने पेपर मिले, 7। फॉर दिस ही स्कोर्ड 29, 26, 18, 20, 27, 24 एंड 29। तो इन 7 टेस्ट का टोटल कितना रहा है, चेक करो, 173। उसका टोटल होना कितना चाहिए था, 200। बट यहाँ पे 7 का टोटल कितना रहा है, 173। तो बचा हुआ जो 8th पेपर है उसमें उसको 27 मार्क्स रह गए, तब जाके टोटल कितना होगा, 200। उन्होंने क्या पूछा है, डिटरमाइन हाउ मेनी मार्क्स ही स्कोर्ड इन दी 8th टेस्ट। तो आंसर क्या होगा, 27। मतलब नन ऑफ दिस। क्लियर है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो, टोटल ऑफ 8 टेस्ट, टोटल 8 टेस्ट दिए थे, एवरेज 25 का था, तो यहां पे टोटल बना 200। 8 में से 7 पेपर उसको मिल गए, एक पेपर उसके पास मिल ही नहीं रहा है। तो वो जो बचे हुए 7 पेपर है उसका हमने टोटल ले लिया, टोटल ऑफ 7 टेस्ट कितना आया था, 173।
अगर 200 में से 173 हटा दोगे तो बचेगा कितना? 27। तो अगर मुझे 200 का टोटल कंप्लीट करना है तो जो 8th टेस्ट है उसमें डेफिनेटली कितने मार्क्स रहेंगे? 27। तो उसमें लिख दो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। हो गया। क्वेश्चन 16। इन अ क्लास देर आर 40 स्टूडेंट्स विद टोटल मार्क्स 280। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। उन सबका टोटल कितना है? 280। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स हु पास्ड इज 8, कितने लोग पास हुए? 30। 8 नहीं, 30। वो जो 30 लोग पास हुए उनका एवरेज कितना है? 8। तो क्या उनके टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं? 30 लोग, एवरेज 8, तो 30 × 8। पूरे क्लास का टोटल कितना था? 280। उसमें से जो लोग पास हुए उनका टोटल कितना है? 240। तो जो फेल हुए उनका टोटल कितना रहेगा? 40। टोटल क्लास में कितने लोग थे? 40। कितने लोग पास हुए? कितने लोग फेल हुए? 10 लोग फेल हुए। उन 10 लोग का टोटल 40 है, तो क्या उनका एवरेज निकाल सकते हैं? 40/10, 4। तो एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन में लिखो। सबसे पहले जो लोग पास हुए उनका अगर टोटल निकालना है, पास वालों का एवरेज कितना था? 8। पास वाले लोग कितने? 30। तो उनका टोटल 240। बट पूरे क्लास का अगर टोटल लेंगे, पूरे क्लास का टोटल लेंगे, पूरे क्लास का टोटल कितना था? 280। पूरे क्लास का टोटल 280 है। उसमें से जो लोग पास हुए उनका टोटल 240 है। तो 280 में से 240 हटा दोगे तो बचेगा कितना? 40। तो ये 40 किसका टोटल है? जो लोग फेल हुए। देयरफॉर फेल वाले का टोटल कितना होगा? 40। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 40। पास कितने हुए? 30। तो फेल कितने हुए? 10। फेल वालों का टोटल मार्क्स आ गया है, फेल वालों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है, तो क्या फेल वाले का एवरेज निकाल सकते हैं? तो एवरेज कैसे निकालते? उनके टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फेल वालों का एवरेज कितना होगा? 4। एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। कौन सा ऑप्शन? बी। 17। मीन ऑफ डेटा सेट ऑफ 100 आइटम्स इज 5। 100 आइटम्स है, उनका मीन 5 है, तो टोटल कितना होगा? 500। फ्रॉम ईच आइटम 3 इज सब्ट्रैक्टेड एंड देन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। पहले क्या किया है? 3 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन भी हुआ है, चेंज ऑफ स्केल भी हुआ है। दोनों का इफेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मीन की बात हो रही है। पहले किसका इफेक्ट दोगे? सब्ट्रैक्शन का। फिर किसका इफेक्ट दोगे? यहाँ पे बोर्ड मास लगाओगे क्या? जो सीक्वेंस में उन्होंने दिया इफेक्ट वही सीक्वेंस में इफेक्ट देना है। ओरिजिनल मीन कितना था? मीन मीन 5। हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से कम करोगे तो नया मीन कितना होगा? 2। फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया मीन कितना होगा? 2 × 2 4। तो आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन ए। हम्म। क्योंकि ये बोर्ड मास कब लगता है? जब हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो। बराबर, दिस इज नॉट अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कर रहे हैं। मतलब मान लो पहले तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस थे 5, 10, 15 और लेट्स से 28। इन सब का एवरेज निकालो कितना रहा है? 14.5। अब मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मीन 3 से चेंज हो जाएगा? तुरंत चेंज होगा? वो मल्टीप्लीकेशन के लिए रुकेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे बोर्ड मास नहीं लगता कि पहले मल्टीप्लीकेशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से कम कर दूंगा तो तुरंत मीन 3 से कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 11.5। फिर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट आएगा, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 11.5 × 2 23। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में उन्होंने इफेक्ट दिया उसी सीक्वेंस में देना है। क्वेश्चन नंबर 18। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 30 इज 10। मीन क्या है? 30। 10 क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ध्यान से सुनना।
जब तुमने 30 से डेविएशन लिए और उनका स्क्वायर किया तो आंसर कितना है? 10 आया। क्या ये मिनिमम होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। तो अगर किसी और नंबर से मैं डेविएशन लूंगा और स्क्वायर करूंगा तो आंसर 10 से कम आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आ सकता है। अब आगे उन्होंने क्या बोला है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नंबर 40। अगर मैं 30 के अलावा किसी भी नंबर से लूं तो मेरा डेविएशन 10 से कम आएगा कि 10 से ज्यादा आएगा? तो आंसर क्या होगा? मोर देन 10। बराबर। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन is always minimum, is always minimum, full stop. If we take deviation from any other number, any other number, then answer will be, answer will be more than the minimum value, more than the minimum value. यहां पे जब तुमने मीन से डेविएशन लिया था और उनका स्क्वायर किया था और फिर सम किया था तो आंसर कितना आया था? 10। बराबर। अब तुम किसी और नंबर से अगर डेविएशन लोगे और उनका स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो आंसर 10 से ज्यादा ही आएगा। 10 से कम आ सकता है क्या? क्योंकि मिनिमम कब आता है? जब मीन से लेते हो। तो अगर मैं मीन के अलावा 40 से डेविएशन लूंगा तो आंसर विल बी मोर देन 10। तो उसमें लिख दो ऑप्शन सी, मोर देन 10। हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 10, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ y, क्या करोगे? क्या डायरेक्टली x की जगह पे 10 पुट कर सकते हैं? हाँ कि नहीं? क्यों? इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन भी आएगा, चेंज ऑफ स्केल भी आएगा, मतलब सभी इफेक्ट देना है। तो डायरेक्टली एक्स की जगह पे 10 पुट करोगे तो वाई का जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा वाई का मीन होगा। एक्स की जगह पे 10 पुट करो, 3 × 10, 30 - 4। तो इक्वेशन क्या बना? 26 माइनस 2y इक्वल टू 0, -2y वहां जाएगा, 26 इक्वल टू 2 यहां आएगा, y इक्वल टू, तो y का मीन कितना होगा? 13। कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ दिस। सॉल्यूशन लिखो फटाफट। मीन के केस में, मीडियन के केस में या मोड के केस में डायरेक्टली इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करो तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हो गया। उसमें लिख दो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 7, 8, 10। क्या करोगे? तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 8 × 10, 560। रेस टू कितना? 1/3। 1/3 कैसे करोगे? 12 बार स्क्वायर रूट वाला मेथड करो। 8.25। ऑप्शन बी 8.24। आ रहा है क्या सबका? क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 7, 8 एंड 10। हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या है? ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे हर एक ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल। कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, तो ऊपर क्या आएगा? 3। नीचे 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/10। ऊपर 3 वैसे ही रहेगा। नीचे वाले का टोटल करो, 1/7 m प्लस 1/8 m प्लस 1/10 m प्लस MRC करके 0 फाइनल आंसर बोल रहा हूं, कितना आ रहा है? 0.8.15। ये नीचे का टोटल कितना था? 0.367। तो 3/0.367 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 8.15। ये क्या होगा? हार्मोनिक मीन।
बराबर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए 8.16। 22 if arithmetic mean and geometric mean of two values are 5 and 4 respectively find harmonic mean। am gm और hm में एक रिलेशन होता है, वो क्या है? ए एच इक्वल टू, ये रिलेशन के लिए एक कंडीशन है, कब अप्लाई करना है? ओनली फॉर टू ऑब्जर्वेशंस। अगर दो से ज्यादा ऑब्जर्वेशन तो ये अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहां पे उन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बोले? दो वैल्यूज, तो क्या हम लोग ये रिलेशन लगा सकते हैं? ए एम कितना है? 5। जी एम कितना है? 4। हमें क्या निकालना है? एच एम। तो हमारा फॉर्मूला है ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखोगे? 5। एच नहीं पता, जी की जगह पे 4। 4 का स्क्वायर 5 वहां जाएगा, डिवाइड होगा 16/5, 3.2 बराबर कौन सा ऑप्शन? बी। बस इसमें आंसर निकालने का एक और चीज चेक करना होता है, वो क्या होता है? ए एम शुड बी ग्रेटर देन जी एम शुड बी ग्रेटर देन एच एम। हो सकता है तुम्हारा कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लो अगर ऐसा डेटा दिया है जिससे हार्मोनिक मीन 7 आ रहा है, हार्मोनिक मीन कभी अर्थमेटिक मीन से ज्यादा हो सकता है क्या? तो उस केस में अगर ऑप्शन में 7 दिया तो 7 टिक करोगे कि नन ऑफ दिस? क्योंकि लॉजिकली ए एम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी एम एंड जी एम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एच एम। 23 द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 1, 1/2, 1/3 चलते रहेगा कब तक? 1/n तक। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? n। तो ऊपर n आएगा, नीचे हर एक ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल, 1/2 का, 1/3 का। ये कब तक चलेगा? नीचे जो लिखा है वो क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है? ऊपर वाला n वैसे ही रहेगा, नीचे क्या लिखू? n इंटू n+1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। n से n कैंसिल तो क्या बचा? 2/n+1। तो ऑप्शन बी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट 4 years 3%, 6%, 8%, 12%। देन फाइंड दी एवरेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फॉर 4 years। क्या करोगे? ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि डेटा किसमें दिया है? परसेंटेज में। 3, 6, 8 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन लेना है। 3 × 6 × 8 × 12 करो। 140, 1728 रेस टू 1/4। पावर में जब 1/4 होता है तो क्या करते हैं? दो बार स्क्वायर रूट। 1728 का दो बार स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ रहा है? 6.44। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी 6.44%। क्वेश्चन नंबर 25 इफ अ कार मूव्स फर्स्ट 20 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। जाने का स्पीड कितना है? 40। नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। अगले 20 किलोमीटर के लिए स्पीड कितना है? 60। क्या डिस्टेंस सेम है? पहले भी 20 किलोमीटर, फिर भी 20 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली 2xy/x+y का फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए? तो 2 इंटू पहला स्पीड कितना है? 40 इंटू दूसरा